अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस इंटरप्राइजेस या इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, और उसी के साथ साथ उसके टाइप्स क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और उससे आगे फर्दर हम डिस्कशन आज करेंगे। आज बेसिकली मोस्टली ज़्यादा थियोरेटिकल होगा। अच्छा देखिए, व्हाट इज़ बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज का मकसद होता है, कहते हैं कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी आप अपने इनपुट्स को यूज़ करते हुए कोई भी आउटपुट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, वो आपका इंटरप्राइज कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर वो प्रॉफिट मोटिव होगा, ठीक है, अगर उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे तो बेसिकली, और अगर वो आपकी प्राइवेट रिसोर्सेज होंगे और आप प्रॉफिट कमाएंगे तो वो बेसिकली आपका बिजनेस इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, पब्लिक इंटरप्राइज। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइज। जैसे आपने सुना होगा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, और इस तरीके से और भी। तो ये बेसिकली क्या होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है कि आपने अपनी एक बिजनेस इंटरप्राइज खोली है। स्मॉल मीडियम का मतलब है ये स्केल है, स्मॉल मीडियम लार्ज। स्मॉल इंटरप्राइज जैसे क्या कहते हैं कि आपने कोई दुकान खोली है, छोटी सी परचून की दुकान। तो इस तरीके से और आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो मीडियम इंटरप्राइज, इस तरीके से एसएमईज और एलएलपीज की बात आती है। लेकिन बहरहाल, तो जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे होते हैं वो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं, और उनके साथ ही कुछ ऐसी और भी इंटरप्राइज कह लें, या कहते हैं कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो भी बेसिकली या नॉन, ये जो है ये आपकी प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। तो इसी तरीके से पब्लिक इंटरप्राइजेज वही होती हैं, या एनजीओ और एनपीओ जिसको हम कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। या तो ये पब्लिक इंटरप्राइज होती है। अच्छा, बिजनेस इंटरप्राइजेज में जो फर्क है वो यही मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अगर वो ले रही है, प्रॉफिट मोटिव है, बिजनेस कर रही है, बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो वो आपका बिजनेस एंटरप्राइज कहलाता है। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द एंटरप्रेन्योर्स हु मैनेज द रिसोर्सेज, टेक रिस्क एंड एम इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, जो कि मैनेज इंटरप्रीनियर्स उसको कहेंगे, लाजमी सी बात है कि जो कि ये काम कर रहा है, जो कि हर चीज़ को मैनेज करेगा, जो कि हर पेमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को या जिसकी इन्वेस्टमेंट को हैंडल करेगा, और उसको उससे रिस्क लेगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा। जो कि बिजनेस में रिस्क होता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन एम उनका प्रॉफिट ही कमाना होता है। तो फिर वो उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को सेटल करता है। अच्छा, रीजंस क्या होते हैं इस्टेब्लिश करने के बिजनेस एंटरप्राइज, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। वो क्या है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू एक्सप्लॉइट एन आइडिया, टू फिल द गैप, टू प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट, और टू एक्सप्लॉइट नॉलेज। अच्छा, सॉल्व अ प्रॉब्लम का मकसद क्या है, जैसे कि आप कहने का कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम, यानी कोई ऐसी कोई चीज़ जब आप खरीदने जाते हो, या जब आप कोई आपकी परचेजिंग कर रहे होते हो, या कोई भी इस तरीके का काम, उसमें आपको हेजिटेशन होती हो, कहीं ना कहीं मसला होता हो, तो उस मसले को हल करने के लिए, मतलब कोई ऐसी फर्म आ जाए जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सही है, तो ये एक किस्म की बिजनेस एंटरप्राइज होती है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वजह से कोई भी अपना एक एंटरप्राइज डेवलप करे। जैसे कि एक एग्जांपल के, आप लोग जैसे कि अभी हम लोग मोबाइल लेते हैं, पहले हम जब जाते थे तो हमें कहीं कोई स्पेक्स और कुछ नहीं बताता था कि क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है, हमें एक एक स्पेसिफिक मोबाइल को ढूंढ कर उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ती थी। बट अब एक ऐसी वेबसाइट आ गई है, ये एक उनका इंटरप्राइज है, क्योंकि ये लाजमी है, फिजिकल नहीं है बट ऑनलाइन है, लेकिन ये बिजनेस इंटरप्राइज है, इससे वो कमाते होंगे। तो अब ये कौन सी आ गई है, कंपेयरिंग वेबसाइट। तीन तीन चार चार मोबाइल एक साथ आपने उसको सेलेक्ट करें और चारों को कंपेयर कर लिया, और आपने खुद देख लिया कि भाई कौन सा मोबाइल आपके लिए अच्छा है। और उसमें खाली ये नहीं होता कि बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन, उसमें एक एक चीज़ जो है वो आ रही होती है। तो बेसिकली ये सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम, डिलीवरी, आपका फूड पांडा कह लें आप हमारे इधर, वो क्या है, बेसिकली एक सोल्यूशन है कि आप लोगों को जाना ना पड़े, आपको जो चीज़ मंगवानी है जिस भी जगह से मंगवानी है आपको उधर वो मिल जाएगी, और वहाँ पे आप उसको डिलीवर करवाना है। ठीक है, इसी तरीके से टू एक्सप्लॉइट एन आइडिया, यानी कोई एक नई चीज़, तो एक नया आइडिया अगर कोई भी बंदा लेकर आता है, तो वो बेसिकली आपका कहते हैं कि भाई एक नया आइडिया लेकर आ गया, तो ये क्या कहते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे कि अगर हम फूड पांडा को ही कह लें, तो वो भी एक नया आइडिया था। ठीक है, अब ऑनलाइन शॉपिंग जब स्टार्ट हुई तो ये एक नया आइडिया था, क्या कि आप ऑनलाइन खरीद लें, आप तस्वीरें आपको वहाँ मिल जाएंगी और आप वहाँ से डायरेक्ट खरीदें, आपके घर पे आ जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसमें दो रीज़न हो गए कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और आइडिया भी आ गया। अच्छा, इसी तरीके टू फिल द गैप। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, गैप का मकसद क्या है कि यानी कोई मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कोई लैक आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी है
कोई गैप है, डिमांड सप्लाई का गैप कह लें या किसी भी और किस्म का गैप, जो कि मतलब आपका कहते हैं कि जैसे बायर को जो चीज़ चाहिए वो वहाँ नहीं मिल पा रही, तो आप वो चीज़ लेकर आए, ये होता है। फिर सबसे एक मेन होता है जो कहते हैं लोअर कॉस्ट पे बनाना, कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर बंदा अक्सर घुसता है जब वो देखता है कि यार ये चीज़ मैं सस्ते में बना सकता हूँ, उसमें घुसता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो लोअर कॉस्ट पे बना के उनको दे देगा, और इससे जो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और यानी वो मतलब इसको लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा क्योंकि उसको कम कॉस्ट के अंदर वो चीज़ पड़ रही होती है। तो बेसिकली ये भी एक मोटिव हो सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है इस्टेब्लिश करने का। और एक्सप्लॉइट नॉलेज। अच्छा, एक्सप्लॉइट नॉलेज का मकसद क्या है? ये कहते हैं कि जैसे कि कुछ जगहें ऐसी, जैसे कि जिसके अंदर आप जो मोबाइल वाली भी कह सकते हैं, मोबाइल कंपेयरिंग वेबसाइट भी, कि इन्फॉर्मेशन यानी नॉलेज आपको जो है वो उनसे मिल सकती है, या जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स कह लें जो कि आपको नॉलेज दे रही हो, तो बेसिकली ये उनका जो है वो नॉलेज से वो नॉलेज दे के आपको वो कमा रही है। ठीक है, जैसे कि आप कह लें, या कहते हैं कंपेयरिंग वेबसाइट्स कह लें, या कह लें कि कुछ ऐसी फिजिकल भी होती है जैसे कि स्टेट एजेंट। वो क्या है, वो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि यार ये फ्लैट, ये घर, क्योंकि आपको वैसे कहीं से गुजरते हुए नहीं पता रहेगा कि भाई इस अपार्टमेंट्स में कोई घर खाली है, तो आपको वो बताएगा। तो वो भी एक उसका भी इस तरीके से वो कमाता है। तो ये रीजन हो गए। अच्छा, इसी तरीके से अब इन बिजनेस इंटरप्राइजेज में स्मॉल मीडियम इस तरीके से करते हुए ये कुछ 5 टाइप्स मैंने आपके सामने लिखी हुई है। वो कौन कौन सी है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी। ये 5 स्टेजेस एक तरीके से आप कह सकते हैं, या 4 स्टेजेस कह लें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को। तो हम इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो हम उसको कर सकते हैं। और मे बी वो क्या कहते हैं उससे अलग हो सकती है, लेकिन जैसे कि जो 4 है, ये सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये 4 अलग अलग है अपनी हर नॉलेज के लिहाज से। अच्छा, सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर एक बहुत ही आसान चीज़, आपने अपने चिप्स का ठेला लगाया या चिप्स का आपने एक टेबल लगाया, आप बिजनेस शुरू करा, आप सोल ट्रेडर बन गए। सही है, आप खुद ही अकेले हैं इसके अंदर, आपके साथ कोई और बंदा नहीं है, और आप सोनली लोनली जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर जो है समझ ली जाती है बुनियाद, कि ये जो छोटा छोटा इंसान कारोबार करने वाला है ना, ये ही आपको जो है बहुत बड़े दे देगा, क्योंकि हर बंदा प्राइवेट कंपनी ओन नहीं कर सकता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बार बार नहीं बन सकती। लेकिन सोल ट्रेडर ये वो काम है कि जो आपको हर जगह पे मिलेगा, और यही वो होंगे जो इकोनॉमी को कई तरह से रन कर रहे हैं। तो ये एक चिप्स का केबिन भी जो है वो आपको इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक अपना पार्ट डाल रहा होगा। तो ये इकोनॉमी के समझने में बैकबोन समझी जाती है सोल ट्रेडर, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब कोई सा भी कह लें आप, सोल ट्रेडर में तो मतलब इन्हें आप ये कह लें जैसे प्लम्बिंग, कैटरिंग और डेकोरेशन वाले, ये जितने भी हैं ये सारे आपके जो है वो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर हैं। अच्छा, पार्टनरशिप क्या आती है? पार्टनरशिप जिस तरह के नाम से है कि पार्टनर, यानी इसके अंदर कुछ कम मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पार्टनर, जैसे कि कहीं 6 होते हैं, कहीं 7 होते हैं, कुछ बुक्स में डिफरेंट इनकी कहते हैं नंबर्स होते हैं, जो कि हर कंट्री के हिसाब से अपने होते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। लेकिन एक से ज़्यादा बंदा जो है वो पार्टनरशिप के अंदर फिर वो पार्टनरशिप कहला सकता है। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, कहते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस सब डिवाइड होता है, डिसीजन सारों ने मिलकर लेने होते हैं, और इसी तरीके से और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं काम इनका भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसमें कह लें कि भाई स्ट्रीट एजेंट सोल ट्रेडर, अगर लेट सपोज अगर वो अकेला है, लेकिन अगर उसके साथ फिर 2 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप में कहलाएगी वो फर्म, ये पार्टनरशिप कहलाती है। इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की जब हम बात करेंगे, तो वो बेसिकली लिमिटेड कंपनीज जो है, और ये बेसिकली क्या है, इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स कहलाती हैं, कि इनकी एक अपनी एक शनाख्त होती है, लीगल आइडेंटिटी, जो कि पूरी इसके अंदर यानी आप कह लें कि रजिस्टर्ड होती हैं ये कंपनीज, और जो है वो ओन करते हैं इसको, शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। लिमिटेड का मकसद ये होता है कि जो शेयर होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर्स, एक तो कहते हैं शेयर होल्डर्स को ओन करते हैं, और जो लिखा हुआ होता है ना कि लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब होता है कि इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, सही है, वो एक लिमिटेड हो सकती है, यानी उधार और अपनी फर्म के ऊपर मतलब एक जो डेप्ट जो चढ़ाना है वो, मतलब अगर उधार लेके या कोई भी कहना है कहते हैं बोरो करके या लाइबिलिटी के ऊपर जो भी काम स्टार्ट करेंगे, तो वो एक लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, इस वजह से इसको लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनके शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी वो एक डेप्ट एक लिमिट लिमिट तक के जो है वो अपने उसके ऊपर मतलब अपने एसेट्स के हिसाब से जो है वो लाइबिलिटी यानी अपने ऊपर कम से कम एक लिमिटेड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिल्कुल यही होती है, लेकिन दोनों में जो फ़र्क होता है, अच्छा एक और चीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर की,
कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली तो खुद ही अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, कि कौन जो है उसको डायरेक्ट करे कंपनी को। यानी शेयर होल्डर्स के तो स्टेक होता है उसके अंदर, लेकिन कोई एक बंदा होता है जो कि डायरेक्टर की पोस्ट पे आता है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे आता है। तो वो बेसिकली मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि वो या तो कोई एक डिफरेंट एक बंदा होता है, या वो उनका शेयर होल्डर में से कोई एक होता है जो कहता है कि मैं जो है यहाँ पे ऑन अ पे काम करने के लिए एज अ डायरेक्टर तैयार हूँ, या वो लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टर बन जाए। ठीक है। इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बिल्कुल पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। इसके भी शेयर्स होते हैं, इसकी भी लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें डिफरेंट होती है प्राइवेट कंपनी से, वो ये कि ये शेयर्स अपने पब्लिक जनरल पब्लिक को बेच सकती है। यानी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा के इंडिविजुअल्स को शेयर्स जो है वो बेचे जा सकते हैं। जैसे कि शेयर्स आजकल बिकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारी वो कंपनी होंगी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हैं। अच्छा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं। इनका हेड ऑफिस या इनका मेन ऑफिस जो है वो किसी एक कंट्री के अंदर होता है, और ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो काम कर रही होती है। इनकी ब्रांचेस वहाँ पर होती हैं, जैसे कि यूनिलीवर पाकिस्तान, यूनिलीवर इंडिया। लेकिन यूनिलीवर एक ब्रांड है जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रांड है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस एक जगह लोकेट होगा, लेकिन वो हर हर कंट्री के अंदर अपना ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन है। अच्छा, अगर अब हम और नीचे आए तो अब है ये इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। यानी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखें, दो किस्म के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं कि अगर एक तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वो वाला कहलाता है कि जो बेसिकली प्रोडक्शन एडवांसमेंट के बेस के ऊपर चल रहा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब इंडस्ट्री जो है वो उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से कि एक सबसे छोटी इंडस्ट्री, या सबसे छोटी नहीं कहें, क्या कहते हैं, ये कहेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट यूज होती है, उसके हिसाब से वो सबसे कम लेवल पर आती है, तो उससे आगे ही आगे और ऊपर आप जाते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, जिसके अंदर देखें आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, माइनिंग, फार्मिंग एंड फिशिंग। गेटिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को लेना, सिंपल माइन कर रहे हैं, कोल माइनिंग हो रही है भाई, फसलें कट रही हैं, आपका ये एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, यानी फार्मिंग कह लें या फिशिंग कह लें। अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या आती है? मैन्युफैक्चर गुड्स, प्रोडक्शन करना, गुड्स को बनाना। एक होता है कि सिर्फ और सिर्फ माइन करके निकालना, फसलें काट लेना, गुड्स को बनाना जिसमें मशीन यूज हो रही हो, जैसे कि कार्स, स्टील की इंडस्ट्री, ये कहलाती है सेकेंडरी। फिर होती है टर्टियरी इंडस्ट्री। ये क्या होती है? ये बेसिकली सर्विसेज देना, यानी उससे भी और ऊपर आ गई, यानी एक तो मैन्युफैक्चरिंग करना और एक उससे ऊपर आ गई। वो कौन सी होती है? कहते हैं कि जहाँ पे आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, सही है, जैसे कि टीचिंग, नर्सिंग, इस तरीके से और भी काउंसलिंग सर्विसेज, ये सारी उससे तीसरे लेवल के ऊपर आती है। फिर उससे ऊपर होती है क्वाटरनरी इंडस्ट्री। ये क्या होती है? आईटी, रिसर्च, न्यू इन्वेंशंस करना, सही है, रिसर्च करना और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। आईटी जैसे कि इधर लिखा हुआ है, आईटी क्या होता है? बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अभी के लिहाज से सबसे टॉप इंडस्ट्री कहलाती है। अभी के 2020 के अंदर भी अगर आप कहें तो कहीं कहते हैं कि रिसर्च। इसी तरीके से एरोनॉटिकल सैटेलाइट्स, ये जो है आपकी फोर्थ इंडस्ट्री में आती है, क्वाटरनरी। सही, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च के टाइम के ऊपर आते हैं कि जिससे आप सैटेलाइट बनाने के बाद उसको आपको भेजना, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना, ये सब रिसर्च के अंदर आता है। तो बेसिकली ये फोर्थ इंडस्ट्री है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है ये तो यहाँ पे ही हो गया कि वो लेवल के सबसे बेस हो गया, बेस ऑन प्रोडक्शन एडवांसमेंट। अच्छा, लेकिन अगर इन्हीं इंडस्ट्रीज को हम एज अ मार्केट देखना चाहें कि, और मतलब जो प्रोड्यूसर मार्केट्स होती हैं उसके हिसाब से देखना है, तो वो भी बेसिकली इंडस्ट्रीज होती हैं डिफरेंट किस्म की, कि कौन किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? ये चार किस्म की: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोल। अच्छा, ये चार बेसिकली इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, और प्रोड्यूसर साइड मार्केट में हम इसको कह सकते हैं। ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के टाइप्स में शुमार होती हैं। मतलब वो जो मैंने आपको बताया वो तो एक लेवल्स हो गए, और अगर वैसे हम बात करें इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के टाइप्स की, तो वो कुछ चार ही होती हैं। ये टाइप्स है, ये इकसाम है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो लास्ट के तीन है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वाला परफेक्ट कंपटीशन है, तो बाकी के तीनों परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट कहते हैं। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ये क्या कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं।
ठीक है। मोनोपोली वो होता है जहाँ सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है कि जहाँ प्रोड्यूसर दो चार होते हैं, लेकिन जो गुड्स बना रहे होते हैं वो वैसे तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कोल टूथपेस्ट, टूथपेस्ट एक ही गुड है, लेकिन टूथपेस्ट में ब्रांडिंग है, थोड़ी एडिशन है, किसी में सॉल्ट है, किसी में कुछ है, किसी में आयरन है, कुछ और है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, कहते हैं कि कोलगेट हो गया, और इस तरीके से और स्पार्क आता है, और एक क्लोजअप आता है। ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। अच्छा, ओलिगोपॉली भी इस तरीके से होता है। ओलिगोपॉली के अंदर भी जो है वो मतलब दो दो कंपनी जैसी हो सकती हैं जो कि आपस के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ें जो है। ओलिगोपॉली बेसिकली ऑयल के अंदर आते हैं, जैसे ऑयल की जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वो बेसिकली ओलिगोपॉली की एक एग्जाम है, क्योंकि सब ऑयल बेचती हैं और सबके पास ऑयल है, और सब अब प्राइस को सेटल करना है इनकी लिए कुछ मेन मेन लोगों की आपस की वो है, क्योंकि आइडेंटिकल ऑयल तो होता है और साथ ही साथ, लेकिन बस प्राइसिंग का एक मामला होता है जिसकी वजह से ओलिगोपॉली अलग इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्राइसिंग का बड़ा इशू आता है, कार्टेल कोलिजन, ये सब डिफरेंट चीज़ें होती है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अभी इंडस्ट्री की बात करी, अब फर्म जैसे हमने शुरू में बोला था प्रेजेंट इंटरप्राइज, तो अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी फर्म ओपन होने से के बाद वो क्या सोचता है, प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए भाई मेरी फर्म। सही, उसका काम ही होता है ऑब्जेक्टिव फर्म को स्टैब्लिश करने का, चाहे वो फूड ट्रेडर कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब कोई भी फर्म अगर वो अपनी बना रहा है, कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है, तो प्रॉफिट मोटिव। फिर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, यानी अपनी इनपुट को यूज़ करते हुए एफिशिएंटली जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वो मैक्सिमम बना सकते हैं वो प्रोड्यूस करें, उसी रिसोर्सेज में रहते हुए, और उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करें किस तरीके से कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम से कम आए। तो ये उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी या तो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कह लें, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन होगा तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगी, या कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगी तो आउटपुट मैक्सिमाइज होगा। लाजमी सी बात है, कम से कम कॉस्ट पर आप सिंगल आउटपुट बना लेंगे तो आपके पास ज़्यादा आउटपुट बनाने के चांसेस होंगे। जैसे अगर 100 रुपये आपके पास हैं और आप 10 रुपये की चीज़ बना लेते हैं तो 10 होंगे, लेकिन अगर वो 20 रुपये में आप बना रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ 5 ही आप बना सकते हो, आपको लिमिटेड पैसा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इनपुट की बात आती है कि इनपुट जैसे मैंने आपको बोला था, कहते हैं कि भाई लाजमी सी बात है, इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे आप आउटपुट में, तो ये आपका बेसिकली फर्म या एंटरप्राइज होगी, वो रिस्क लेती है। इसी तरीके से रिस्क लेती है कि पहले वो अपने इनपुट्स को आउटपुट्स के इनपुट्स लेती है और उसको जो है वो आउटपुट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का रिस्क लेती है और फिर उसको बेचती है आगे। ठीक है, तो ये फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, इनपुट क्या होते हैं। इनपुट दो किस्म के होते हैं, एक तो हो गया रॉ मटेरियल और एक हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल क्या है, जैसे कि जो चीज़ आपको उस आउटपुट को बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि स्टील जो है या लोहा कह लें, वो आपको कोई मशीन बनाने के लिए ज़रूरी है, तो ये आपका रॉ मटेरियल है। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरफेयर, ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन मीन्स कि प्रोडक्शन क्या है बेसिकली देखें। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट, यानी वही बात के इनपुट्स लेकर आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये प्रोडक्शन कहलाता है। इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप उसको गुड्स कह लें यानी फिजिकल फॉर्म के अंदर कोई चीज़ को कह लें, या आप उसको सर्विसेज कह लें। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन का, कि सेटिस्फाई कर दे डिमांड फॉर सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज, यानी जो लोगों की डिमांड है वो उसके ऊपर जो है, जो यानी जो कंज्यूमर की डिमांड है, कस्टमर की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करना जो है वो बेसिकली फर्म का, किसी भी प्रोडक्शन फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। किसी तरीके से वो आपके जो भी कोई चीज़ डिमांड हो रही है वो प्रोड्यूस करे, और उसके बाद जो है वो ताकि जो डिमांड हो रही है उसको उसकी वो सप्लाई कर दे उस जितनी। अच्छा, फिर आता है कि एनीथिंग विच वी आर विलिंग टू बाय और हैज एम टू सेटिस्फाइंग द वांट्स फॉर इन द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, कहते हैं कि लाजमी सी बात है, सब प्रोडक्शन के लिए डिमांड का होना ज़रूरी है। ठीक है, डिमांड होगी तो बंदा प्रोड्यूस करेगा, जैसे हमने ऊपर बोला कि वो सेटिस्फाई करेगा डिमांड को, तो डिमांड होना ज़रूरी है। और डिमांड क्या है बेसिकली, विलिंग टू बाय, कि आप बाय करने के लिए तैयार हों उस चीज़ को। सही है, तो ऐसी चीज़ जिसके लिए कस्टमर्स हों वो प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, यानी लोग उसको बाय करने के लिए तैयार हों, और एम क्या हो उस प्रोडक्ट चलने का, कि सेटिस्फाई कर दें उन वांट्स को, मतलब जो लोग जो खरीदना चाह रहे हैं उनकी ख्वाहिशों को, उनकी वांट ये खरीदने की है तो उसको पूरा कर दिया जाए। और अगर उसकी खरीदने की जो पूरी ख्वाहिश रखता है तो अगर वो चीज़ बनाई जाती है तो फिर वो प्रोडक्शन कहलाएगी। एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हो गई। प्राइमरी इनपुट्स कौन से होंगे,
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी प्राइमरी हैं। यानी लेबर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, लैंड ना हो जहाँ प्रोड्यूस करना है कुछ नहीं हो सकता, कैपिटल ना हो कुछ नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योरशिप ना हो कुछ नहीं हो सकता। फिर सेकेंडरी इंटरमीडिएट इनपुट्स आते हैं, यानी इन प्राइमरी इनपुट्स को जो अपनी जो सारी पावर लगाएंगे, कैपिटल पैसा, इंटरप्रीनियर जो मैनेज कर रहा है, लेबर जो मजदूर का है, जो लैंड जो जगह है, ये सब चीज़ें होंगी तो आप प्रोडक्शन की तरफ सोचेंगे। लाजमी सी बात है, आपका मजदूर नहीं है, आपका पैसा नहीं है, तो आप आगे जाएंगे ही। रॉ मटेरियल तो आपको मिल सकता है, यानी लाजमी सी बात है, अगर मैं कहूँ भाई अब मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ तो टायर्स मुझे मिल जाएंगे। मैं मशीन बनाना चाहता हूँ, लोहा मुझे मिल जाएगा। टेक्निक होगी कहीं ना कहीं। अब बात सबसे बड़ी ये है कि आपके पास एक बंदा होना चाहिए, एक पैसा होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी इनपुट जो है वो लाजमी है, और उसके बाद जब प्राइमरी इनपुट्स होंगे तो आप सेकेंडरी पे आते हैं। और सेकेंडरी कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड कहते हैं। सेमी फिनिश गुड बेसिकली जिस इंडस्ट्री का वो प्रोडक्शन होती है उसके लिए तो फिनिश होता है, उसके लिए वो फाइनल कहलाता है, क्योंकि उसने तो आगे सोल्ड आउट कर दिया। लेकिन किसी और इंडस्ट्री के लिए वो सेमी फिनिश गुड कहलाता है। जैसे कि टायर इंडस्ट्री के लिए टायर फिनिश है ना, फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसको एज ए इनपुट हम गाड़ी में यूज़ करें। स्टील के लिए स्टील पूरी की पूरी जो है वो आप कह लेंगे, कहते हैं सरिया आप कह लें, तो वो उनके लिए फिनिश गुड है। लेकिन वो आगे जाएगा तो बिल्डिंग बनेगी, और बिल्डिंग वालों के लिए वो आपका सेमी फिनिश गुड। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात मार्केट सप्लाई की। ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये जो आपके मतलब कहते हैं वन बाय वन में जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए मार्केट सप्लाई क्या है। बेसिकली मार्केट सप्लाई जो है वो इंडस्ट्री की सप्लाई, और इंडस्ट्री जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ये मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है, इसके अंदर डिफरेंट फर्म्स होंगी। उन सारी फर्म्स के सप्लाई कर को जब आप सबमिट करते हैं, हॉरिजॉन्टल सबमिशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल सबमिशन होती है प्राइवेट गुड्स के हिसाब से, कि भाई लेट सपोज इस प्राइस के ऊपर ये वाला फर्म 6 गुड्स सप्लाई कर रही है, दूसरी वाली इसी प्राइस के ऊपर 3 गुड्स सप्लाई कर रही है, तीसरी वाली इसके ऊपर 2 कर रही है, आखिरी वाली 1 कर रही है। तो इसका मतलब 6, 3, 2, 1, ये टोटल कितने बन गए? 12। तो इसका मतलब इस प्राइस के ऊपर टोटल मार्केट में 12 गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सबमिशन जो है बेसिकली फर्म्स की सप्लाई करता है, वो मार्केट सप्लाई देता है। या कह लेंगे मार्केट सप्लाई जो है बेसिकली क्या होती है? सप्लाई ऑफ ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री एट एन पर्टिकुलर प्राइस। प्रोडक्शन की तो बात कर ली, प्रोडक्शन होती क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, यानी वो कैसे दिखता है। इन इकोनॉमिक्स अ प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स फिजिकल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस टू फिजिकल इनपुट्स। रिलेशनशिप होता है आउटपुट का इनपुट के साथ, ये कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी बेसिकली कि इनपुट्स जिस क्वांटिटी और जिस प्रोपोर्शन में यूज़ किए जाएंगे, उस इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हुए जो आउटपुट बने निकलेगा, या जो फंक्शन होता है बेसिकली कि इन इनपुट को यूज़ करते हुए यह आउटपुट निकलेगा, वो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन होता है। यानी आप इनपुट बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट आपका एक आपको एक रिलेशनशिप दे रहा होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो। It is a mathematical function that relates the maximum amount of output that can be obtained from a given number of input। बिल्कुल प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया जाएगा, वो आपको बता रहा होगा कि आप कितना जितना इनपुट लगाएंगे तो आपको एक मैक्सिमम एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। जनरली उस प्रोडक्शन फंक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, होता है कैपिटल, एक होता है लेबर। क्यों? क्योंकि जो लैंड और एंटरप्रेन्योर है, यहाँ इन्हीं दोनों के अंदर जो है वो मर्जअप कर देते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? बाउंड्री। ठीक है। और अ फ्रंटियर रिप्रेजेंटिंग द लिमिट ऑफ आउटपुट अटेनेबल फ्रॉम ईच फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। बिल्कुल। यानी वो कुछ ऐसा एक फंक्शन होता है जो कि ये बता रहा होता है कि इस क्वांटिटी में अगर इनपुट्स लगाएंगे तो मैक्सिमम आप ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिमम तो आप फिर उससे कम कर लें, मैक्सिमम ये कर सकते हैं, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकते। जैसे कि मैं कहूँ कि 2 units of capital and 2 units of labor will gives us 10 units of output and that was the maximum quantity of output that can be produced for these two quantities of labor and capital। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन की एक बाउंड्री, एक फ्रंटियर कहलाता है। यानी इसको आप ये कह लेंगे इतनी लेबर अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इसी आउटपुट तक के पहुंच सकते हैं। इन शॉर्ट रन वन फैक्टर इज फिक्स। बिल्कुल। अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये दो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर एक चेंजिंग इस तरह की होती है। दोनों में डिफरेंस जब हम देखते हैं वो किस तरह होता है, उसके कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होते हैं। होता क्या है कि शॉर्ट रन में कोई एक चीज़ फिक्स होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? कि एक फैक्टर यानी लैंड ओ लेबर या कैपिटल में से कोई एक चीज़ फिक्स होती है। हम कहते हैं कि भाई शॉर्ट रन में हम इस चीज़ को वेरी नहीं करेंगे।
और हम दूसरी चीज़ को वेरी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली शॉर्ट रन का ये फिनोमिना है, यानी ऐसे मशीन और यूजुअली कैपिटल ही जो है फिक्स कराता है। ठीक है, तो क्या मकसद हुआ कि भाई जैसे कि आपने एक मशीन ले ली, उसके ऊपर आप लेबर पे लेबर लगाए जाएंगे तो आप उस मशीन को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करेंगे। तो लेकिन जब आप ये बात करते हैं शॉर्ट रन में, तो फिर साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और रिटर्न्स कह लें। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है भाई? क्योंकि आपने एक चीज़ फिक्स रखी है। जब आपने एक चीज़ फिक्स रखी है तो हमारा ये मानना है, इकोनॉमिक्स में मानना है कि जैसे जैसे इस तरह मार्जिनल यूटिलिटी में होता है कि जैसे जैसे आप एक से बढ़कर एक गिलास पीते जाएंगे पानी का, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे डिक्रीज होने लग जाएगी। यानी जैसे कि अगर पहले गिलास पीने से आपको 10 यूटिलिटी मिली, तो दूसरे से आपको 10 नहीं बल्कि 9 मिलेगी, हो सकता है फिर 8 7 6 5, फिर एक टाइम आएगा 0 हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जब अगर आप एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर या एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाएंगे, तो हर एडिशन आने वाला बंदा आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जो कि सबसे पहले वाला दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद पूरी मशीन खाली है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। दूसरे वाले के पास खाली नहीं है, पहले वाले को भी काम करना है। इस तरीके से करते 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 अगर आप एक टाइम आएगा कि मशीन पूरी की पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसके बाद और मजीद लेबर लगाने से कोई फ़ायदा प्रोडक्टिविटी में नहीं होगा, बल्कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो कहलाता है नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। उस वक्त कब होता है? जब ये टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपकी उल्टा नेगेटिव हो जाती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मकसद तो ये है कि प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन हर एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल लेबर आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जैसे पहले दे रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक बंदा लगाया और उसने आपको 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिया, तो जो दूसरा आएगा वो हो सकता है आपको 6 यूनिट दे। टोटल के अंदर तो आपके 16 यूनिट होगा दो लेबर से, बट दूसरे वाले ने आपको 6 की प्रोडक्टिविटी दी है मार्जिनली। ठीक है, जब वो आएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली, क्योंकि जब आपके पास काम डिवाइड हो जाते हैं और फिर इस तरीके से ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जब शॉर्ट रन की बात आती है। अच्छा, लॉन्ग रन में क्या होता है कि नहीं जी, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती लॉन्ग रन में। आप क्योंकि लंबा टाइम कहलाता है, लॉन्ग रन का मतलब होता है यूजुअली एक साल से बड़ी लंबी बात होती है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों फैक्टर्स हम कहते हैं कि वेरिएबल है, यानी मशीन्स भी जो है भाई वो लग रही है। ठीक है, और मशीन्स लगने का मकसद क्या है कि आपका जो है वो आप ये कह लें कि जो कैपिटल है वो भी वेरी हो रहा है, यानी आप बेसिकली अपने प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को तो खैर एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड इस तरीके से कर रहे हैं कि सिर्फ लेबर नहीं लगा रहे, आप मशीनें भी नहीं लगा रहे हैं, फिर उन पर लेबर भी ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहली मेजर वजह तो ये है कि भाई कोई चीज़ फिक्स ही नहीं रही। जब फिक्स नहीं रही तो आप उसके ऊपर एडिशनल लेबर नहीं लगाएंगे इतने कि आप कहें कि कहीं डिमिनिशिंग होने लग जाएगा। जब वो आप लगेगा कि आप जी अब फ़ायदा नहीं है, तो आप कोई दूसरा कैपिटल लगा देंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल और ये सब कुछ वेरिएबल है। सो भी अच्छा, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या कॉन्स्टेंट इंक्रीज। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? इस कॉन्सेप्ट का मकसद ये होता है कि क्योंकि आप जो है प्रोपोर्शन की बात कर रहे होते हैं कि अगर एक प्रोपोर्शन में हम कैपिटल इनपुट लगाते हैं, लेट्स सपोज 10% बढ़ाते हैं, तो क्या आउटपुट भी जो है वो 10% से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो यानी ये बेसिकली रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा देखें, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या है, जो मैंने आपको वैसे बताया वो देखें यहाँ भी मैंने इसको डिफाइन करा है प्रॉपर्ली। The law of diminishing marginal returns is a theory in economics that predicts that after some optimal level of capacity is reached, and adding an additional factor of production will actually result in a smaller increase in output. For example, a factory employs worker to manufacture its product. At some point, the company operates at an optimal level with other production factors constant. Adding additional worker beyond this optimal level will result in less efficient operations. इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास एक एक प्रॉपर, ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की जो बात है ना, ये आप कहते हैं कि आपको जो रिटर्न्स मिल रहा होगा हर एडिशनल यूनिट के साथ वो कम हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे जो बात करिए, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एम्प्लॉयज और वर्कर, तो यही यही बात है, कहते हैं कि आप जब शुरू में करेंगे तो एक आपको होगा कि काफ़ी टाइम तक कि आपकी लाभ हो सकता है कि आप एक लेबर लगाएं तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी 6 थी, या दूसरा लगाएं तो आपकी क्या पता 12 हो जाए या 13 हो जाए। तो ये क्या होगा, एडिशनल वर्कर आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि फिर
उसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने लग जाएगी और फिर वो हर बंदा आपको पिछले वाले से कम प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है। और एक जो ये एग्जाम्पल है, ये बेसिकली आप कहेंगे इसको आप नेगेटिव मार्जिन रिटर्न भी कह सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर, एक ही लैंड के ऊपर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को वेरी कर रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब आप कहते हैं आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन लगेगा, आपको लगेगा यार वाकई ये तो मैंने इतनी सी जगह के ऊपर ये इस्तेमाल करा और वाकई मेरे जो है वो काफ़ी इफेक्ट आया है। लेकिन लाजमी बात है आप जैसे जैसे इंक्रीज करते रहेंगे, आपको ऐसे नहीं आएगा कि आपको फ़ौरन आप कहें कि आपने हाँ मैंने एक और जो है वो मतलब कहना है कि एक और स्पेन चलाया केमिकल फर्टिलाइजर को और मुझे और डबल आ गया, डबल नहीं आप कहेंगे हाँ थोड़ा और अच्छा आ गया। क्यों? क्योंकि जो मेन कैपेसिटी थी वो सबसे पहले वाले फर्टिलाइजर की थी जिसने जो है वो सबको कम्प्लीटली जो है अफेक्ट करा। और एक टाइम आएगा अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर देंगे तो ये भी होता है फसलों में कि एक टाइम आएगा कि आपकी एफिशिएंसी ख़राब होने लगेगी, आपकी चीज़ें आपकी जो ग्रोथ है वो ख़राब होने लग जाएगी मतलब फर्टिलाइजर भी क्वांटिटी में ही डालेंगे। तो ये बेसिकली एडिशनल जो है वो कहते हैं कि आपको पहले तो शुरू शुरू में तो वो कम प्रोडक्टिविटी देता है, सही है, और एक टाइम आता है कि वो नेगेटिव हो जाता है यानी उनका अफेक्ट करने लग जाता है नेगेटिवली, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ रिडंडेंसी स्केल क्या है? मीन्स दैट इफ इनपुट इंक्रीजेस बाय सम प्रोपोर्शन, बाय हाउ मच प्रोपोर्शन आउटपुट इंक्रीज। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर स्केल होता है लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन में आप अगर आप इनपुट्स जितने जितने बढ़ाते रहेंगे, अगर आप जैसे कि 10% बढ़ाते हैं दोनों इनपुट्स को, तो क्या आउटपुट भी इतना ही बढ़ता है? तो ये बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये इंडस्ट्रीज के अंदर होता है कि उनका प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके का है या उनकी प्रोडक्शन कैसी है, तो उनके साथ क्या होता है। तो अगर ऐसा है कि अगर आप इनपुट्स बढ़ाते हैं 10% से और आउटपुट भी जो है 10% से ही बढ़ता है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न है। पर अगर आप इनपुट 10% से बढ़ाते हैं आउटपुट 20% से बढ़ता है तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न है। अगर इनपुट 10% से बढ़ता है और आउटपुट 10 से कम से बढ़ता है, सिंपल है बहुत, तो वो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ज़रा रेवेन्यू की, बल्कि रेवेन्यू की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद फिर हम उसके आगे टोटल कर्व्स और इनके ऊपर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। आपको जो भी इसमें मसले हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझे प्राइवेटली जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।